सो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें बहुत सारी बातें होती है। मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, स्टोरी सुना के काम की बात करेंगे सीधे सीधे। देखो, चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को ज़्यादा फेमस तरीके से जानते हैं ऐसे करके, यूनिट एंड डायमेंशन करके, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना। तो ऐसे इस चैप्टर को जाना जाता है कि सर यूनिट एंड मेजरमेंट बोल लो या फिर यूनिट एंड डायमेंशन बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हमें धीरे धीरे फील आएगा कि कितना आसान है चैप्टर। लगता है नाम से कि भाई अजीब सा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट आपको यूनिट समझना है, फिर मेजरमेंट समझना है, और फिर आपको डायमेंशन समझना है। तो मैं आपसे बोलूं यूनिट क्या है, तो यूनिट से पहले हम मेजरमेंट की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, तो मेजरमेंट की बात करते हैं। भाई मेजरमेंट क्या है, जो मेजरमेंट है इसकी हम बात करें तो मेजरमेंट क्या है और क्या नहीं है। सबको पता है मेजरमेंट क्या है। मैं किसी भी पूछ लूँ रैंडमली, बताओ बेटा व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट। किस चीज को नापना, किसी भी चीज को नापना मेजरमेंट है। बहुत सिंपल सी भाषा में बोले तो नाप लिया हमने, क्योंकि मेजरमेंट के बिना तो साइंस ही नहीं है ना। आप देखो, बिना किस चीज को नापे साइंस किस बात का। टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सब साइंस ही तो है। कितनी हाइट है, कितनी बिल्डिंग की हाइट है, कितनी दूर जाके तोप, जो तोप तोप समझते, तोप का गोला कितनी दूर गिरेगा, कितनी स्पीड है, स्पीड एक मेजरमेंट, कितना एक्सेलरेशन है, कितना फोर्स है, सब मेजरमेंट है। तो भाई मेजरमेंट मतलब नापना। अगला टॉपिक होता है भाई मेजरमेंट की नीड क्यों है। भाई बिना मेजरमेंट की नीड के हम किसी को दवाई कैसे देंगे। मान लो इस बच्ची को बुखार हुआ, अब कितना डोज देना है टेबलेट का, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर 99 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो छोटी मोटी दवाई देंगे। टेम्परेचर 103 डिग्री है तो दवाई देंगे थोड़ी हार्ड। तो मेजरमेंट की बड़ी नीड है कि भाई हमने इसका टेम्परेचर को नापा, टेम्परेचर कम है तो दवाई नॉर्मल, टेम्परेचर ज्यादा है तो दवाई की डोज थोड़ी है तगड़ी। मतलब भाई मेजरमेंट होना चाहिए। तो मेजरमेंट की नीड क्या है, नीड बहुत सारी है। अब मान लो मेरी शादी है, मैं टेलर को बोला भाई टेलर भाई कपड़े बना देगा, वो कह रहा हाँ बना दूंगा। मेरे से पूछेगा कि भाई कितनी कमर है आपकी, कितनी चेस्ट है, कितना हाइट है, वो कपड़े ऐसे थोड़ी भेज देगा। तो वहां भी मेजरमेंट की नीड है। पूरी साइंस को चलाने के लिए आपको मेजरमेंट की नीड पड़ती है, आपको नापने की जरूरत पड़ती है। पूरी साइंस नापे हुए से चल रहा है। बात समझे नहीं समझे। मान लो कोई है ना, तो बहुत सारी बातें हैं। दवाई चढ़ाते वक्त भी मेजरमेंट होता है कि कितना चढ़ाना कितना नहीं चढ़ाना। जब आप सॉल्ट बोलते हैं ना, कोई पानी चढ़ाते हैं, पता है कौन सा पानी चढ़ाते हैं, सेलिन वाटर। सेलिन वाटर चढ़ाते हैं ना बॉडी के अंदर, जो बोलते हैं भाई पानी चढ़ रहा है, तो वो भी मेजरमेंट में होता है। आप बीमार पड़ रहे हो बार बार, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का मेजरमेंट चेक करेंगे, विटामिन B12 का मेजरमेंट चेक करेंगे कि कितना है कितना नहीं है। तो मेजरमेंट की बहुत नीड है हर जगह, मेडिसिन फील्ड में, चाहे कहीं किसी भी फील्ड में बहुत नीड है मेजरमेंट की। आपको पता लग गया कपड़े में, शादी में, ब्याह में, सोना तौल के बेचना है, तो हर जगह मेजरमेंट की नीड है। तो मेजरमेंट क्या होता है हमें पता है भाई, उसकी नीड क्या है हमें पता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। मेजरमेंट हमारे में ज्यादा है नहीं। धरती से सूरज की दूरी नापना मेजरमेंट है ना। बहुत हर चीज मेजरमेंट है, बहुत सारी चीजों में मेजरमेंट है। चलो छोड़ो, मेजरमेंट हमारे टॉपिक में बहुत बहुत ही कम है, ये तो मान लो है ही नहीं। बेसिकली आपका जो मेजर टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहां पर हमें एक एक करके समझना है कि भाई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, सब कुछ समझेंगे फटाफट, बहुत मजा आएगा। मैं सबसे पहला टॉपिक छेड़ता हूं आपके सामने, वेरी फर्स्ट टॉपिक, कि भाई यूनिट बताओ। बहुत छोटी टॉपिक, यूनिट क्या है, सबने सुना है, बताओ क्या होता है यूनिट, एनीवन। देखो मैं आपको हल्का हल्का हिंट देता हूं। देखो बेसिकली मैंने कहीं पे लिखा किलोग्राम, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो उसकी बात चल रही है मास की। मैं कहीं पे लिखता हूं मीटर,
तो आप बोलोगे ये तो डिस्टेंस की बात चल रही है। मैं कब लिखता हूँ सेंटीमीटर, डिस्टेंस की बात चल रही है। तो ये सब एक्चुअली में है क्या? ये सब यूनिट है। किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। क्यों बनाया? कैलकुलेशन के लिए। समझा रहा हूं, देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक इंसान जंगलों में गया, उसने एक पत्थर उठाया और बोला ये है आज से केजी। ऐसे हाथ में पत्थर लिया और बोल दिया भाई ये केजी है। एक इंसान जंगल में गया, पत्थर उठाया, इतना बड़ा पत्थर, और बोला ये केजी है। वो अजीब सा पत्थर था। अब ऐसे हमने पत्थर बना दिया और पूरी दुनिया में फैला दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। उसी पत्थर को पूरी दुनिया में फैला दिया तो पूरी दुनिया समझ गई ये केजी है, केजी। यानी हमने सबसे पहले एक, मतलब ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने कहा कि भाई साहब ये 1 किलो है, ऐसा नहीं था। इंसान कहीं से भी गया, जंगल में एक पत्थर उठा के और बोल दिया भैया ये 1 किलो है, या केजी है, ये केजी, किलोग्राम है ये, और लोगों ने पूरी धरती में उसको फैला दिया। तो आज जो तुम देखते हो ना रेडी पे, दुकान पे, जो एक काला काला होता है पत्थर, उसको तुम केजी बोलते हो या फिर 1 kg बोलते हो। तो केजी क्या है? केजी इंसान ने बनाया और इसको बोला कि ये यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, ये मास की यूनिट है। और बोला अगर आपको मास नापना है तो इसी के हेल्प से नापोगे। आप कैसे नापोगे? मेरे को तराजू के एक उस पर रख दो और उस पत्थर को दूसरी जगह रख दो। मैं मान लो मैं तराजू में हूं, ये तराजू है और एक तरफ मैं बैठ गया और एक तरफ मैं बैठ गया, यहां मैं बैठ गया और मैं पत्थर डाल रहा हूं। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, 6, 10, 12 पत्थर मैंने डाल दिया, 12 पत्थर, और ये बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर। तो मेरा मास कितना हुआ? 12 पत्थर के बराबर। तो हम बोलेंगे 12 इंटू केजी, 12 पत्थर के बराबर हूं ना मैं। एक पत्थर का नाम कितना है? केजी। एक पत्थर को हमने केजी कहा था और मैं किसके बराबर हूं? 12 पत्थर। तो हम बोलेंगे 12 केजी। तो हमने किलोग्राम बनाया। हमने किलोग्राम क्यों बनाया होगा? ताकि 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 हम फ्यूचर में अलग अलग मास को हम नाप पाए। हमने किलोग्राम को फील किया कि अच्छा किलोग्राम इतना होता है, तो 12 किलोग्राम अच्छा भारी होगा, 15 किलोग्राम अच्छा और भारी होगा, क्योंकि हमने किलोग्राम को सबसे पहले बनाया। तो सबसे पहले इंसान बनाता है यूनिट, फिर उस यूनिट की हेल्प से वो तुलना कर पाता है, कंपैरिजन कर पाता है। अगर हम यूनिट नहीं बनाते तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल होता। बात समझे? अब मैं जैसे ही बोलता हूं 100 मीटर, तो आप समझ जाते होंगे कि ये 100 इंटू मीटर है। यानी अगर 1 मीटर इतना होता है तो 100 मीटर इसके 100 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2, 3, ऐसे 1000, 100 बार, सॉरी। अगर 1 मीटर की ये बोतल है तो 100 मीटर का मतलब है इसके 100 गुना। यानी हम ये सब बातों को समझ पाते हैं। 100 मीटर क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि हमने मीटर बनाया है। अगर मैं सिर्फ 100 बोलूं क्या समझोगे? कुछ समझ पाए? मैं 10 बोलूं क्या समझ पाए? नहीं। जब मैं बोलता हूं 5 सेंटीमीटर तो आप समझ पाते हो सेंटीमीटर का 5 गुना। तो यूनिट क्यों बनाया होगा? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। और यूनिट क्या होगा? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, भाई यूनिट क्या है? तो उसका आंसर क्या निकला कि भाई यूनिट बहुत सिंपल चीज है। यूनिट एक तरीका है, एक बेस क्वांटिटी, इसको बोल सकते हो बेस। ये बेस क्वांटिटी होता है, वेरी बेस क्वांटिटी, या फिर कह सकते हो फिक्स्ड अमाउंट होता है। ये फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसकी हेल्प से हम आगे स्टडीज कर पाते हैं। जैसे किलोग्राम फिक्स है कि भाई ये किलोग्राम है। किसने बोला था किलोग्राम ऐसा ही दिखता होगा? नहीं, रैंडम कोई इंसान गया बोल दिया कि भाई ये है किलोग्राम, आज से इसी को किलोग्राम मानेंगे। किसी ने बोल दिया इसको बोलेंगे हम 1 मीटर या मीटर बोलेंगे इसको, लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया। किसी ने बोला
हम इसको 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर, तो लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया। तो यूनिट क्या होता है? बेस क्वांटिटी या फिर फिक्स्ड अमाउंट, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम आगे तुलना करने में, कंपैरिजन करने में, कैलकुलेशन करने में। क्या बात समझ में आ गई? तो आप यूनिट का मतलब समझ गए हैं, फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप समझ गए होंगे यूनिट का मतलब क्या होता है ना? सबको क्लियरिटी आई होगी कि यूनिट एक बेस क्वांटिटी है बस। अब देखिए, इस चैप्टर में ना हम यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अब थोड़ी बहुत आगे बातों को बढ़ाते हैं, बाद में हम छोटी छोटी बातें जानेंगे। अब यूनिट तो लोग समझ गए थे कि भाई यूनिट कुछ नहीं होता, यूनिट कोई भी इंसान बना सकता है। अब मान लो मैं हूं, मैं अपनी एक खुद की यूनिट बना लूंगा। मैं कहूंगा कि भाई ये जो पेन है, इसको साइज को बोलेंगे हम कुत्ता, ऐसे मैंने एग्जांपल दे दिया। बोलो 2 कुत्ता मतलब 2 पेन, मतलब 2 पेन जितने डिस्टेंस, ऐसे कुछ भी, मतलब इंसान अपनी यूनिट भी बना सकता है। मान लो मैंने बोल दिया भाई कुछ भी, मान लो ये वाला पेन है हमारा, ये छोटा पेन है, इसको हमने कुछ अलग से यूनिट बना दिया, हमने बोल दिया रत्ती है, रत्ती, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, रत्ती है, रत्ती। तो हमने बोला भाई आज से इतने डिस्टेंस को हम रत्ती कहेंगे, इसका 2 गुना डिस्टेंस होगा तो 2 रत्ती, क्योंकि हमने इतने डिस्टेंस को रत्ती बोल दिया, तो रत्ती मेरी यूनिट हो गई, रत्ती, ठीक है, रत्ती, तो रत्ती मेरी यूनिट हो गई। फिर किसी इंसान का मूड खराब हुआ, उसकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई, अभी नहीं, उसकी लड़ाई हो गई अपनी बीवी से, उसने भी कुछ 2-4 बना दिया, उसने बोला भाई इसको भी मैं कुछ बोलूंगा, एक्स बोलूंगा, एक्स। किसी का दिमाग खराब हुआ, किसने बोल दिया भाई मैं वाई बोलूंगा, किसी का दिमाग खराब हुआ मैं जेड बना दूंगा। तो ऐसे ना, ऐसे ही हुआ क्या, हमारे पास करोड़ों यूनिट बन गई, करोड़ों यूनिट, लाखों करोड़ों यूनिट बन गई। अब वो समझो मेरी बात को, कोई डिस्टेंस को मीटर में नापता है, कोई इसी डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नाप रहा है। किसी ने रट्टी बना दिया था, अभी कितने डिस्टेंस को हम रट्टी बोलेंगे, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो एक ही चीज को नापने के 1000 तरीके हो गए। कोई मीटर में नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर में नाप रहा है, कोई रट्टी में नाप रहा है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वो खड़े होकर चिल्ला रहा है भाई 2 रट्टी रस्सी दे दे मुझे, 3 रट्टी रस्सी दे दे मुझे। आदमी समझ नहीं रहा है। जैसे कि जब मैं इंडिया में आपसे बोलता हूँ कि भाई 2 किलोग्राम, तो तुम तुरंत समझ जाते हो कि 2 किलोग्राम 8-9 आम हो जाएगा, इसके अंदर 1 तरबूज हो जाएगा, तो ये तो समझते हो। अब मैं तुमसे अभी बोलता हूँ मैं 2 पाउंड, लो, पाउंड भी तो यूनिट है, मास की यूनिट सुना होगा आप लोगों ने। अब बताओ भाई पाउंड समझ पाए, पाउंड कितना है? पाउंड का फील है तुम्हें कितना होता है? जब मैं 2 किलोग्राम कहता हूँ तो समझ जाते हो, अच्छा ये एक तरबूज, एक छोटे मीडियम साइज तरबूज की बात कर रहा है, 8-9 आम की बात कर रहा है ना। लेकिन जब मैं 2 पाउंड कहता हूँ तब तो 2 पाउंड, अच्छा, क्योंकि हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम का। जो फ्रांस में है पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट हजारों, लाखों, करोड़ों यूनिट हो सकता है, चाहे तो हर बंदा अपना यूनिट बना ले। नहीं समझ मेरी बात को? जैसे मैं इतने डिस्टेंस को खुद से बोल दूं, इस डिस्टेंस को मैं बोलो करूंगा 6, इस डिस्टेंस का नाम है 6, तो 2 6, 3 6, तो लो मैंने अपना यूनिट बना दिया। 2 6 का मतलब इतना है, 3 6 का मतलब इतना है, तो बड़े पंगे स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो फेमस, तो यूनिट तो बहुत सारे, लाखों यूनिट है, लेकिन जो फेमस यूनिट है हमारे मार्केट में, जो कुछ फेमस यूनिट है हमारे पास, देखो अगर हम फेमस यूनिट्स की बात करें तो पहला हमारे पास होता है CGS, और दूसरा होता है हमारे पास MKS, ये फेमस यूनिट है। फिर होता है हमारे पास FPS। ये क्या है बता रहा हूं, देखो इसका मतलब ये होता है कि आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को नापेंगे ग्राम में, और टाइम को नापेंगे सेकंड में। तो यूनिट्स है, यूनिट्स। 10 सेकंड मतलब 1 सेकंड का 10 गुना। फिर बोला कि MKS, कि आपको मीटर में नापना है, मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। हम ज्यादातर ये वाला फॉलो करते हैं। फिर आया FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। तो ऐसे ना लाखों करोड़ों यूनिट्स बन सकती है, सिस्टम बन सकता है। अब पंगा ये है कि तुम्हारे स्कूल में, आपके स्कूल में मैम ने एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन का आंसर एक बच्चा लिखता है 2 मीटर, एक बच्चा लिख रहा है 200 सेंटीमीटर, एक बच्चा लिख रहा है 2 इंटू, ऐसे कुछ भी लिख रहा है। मेरी बातें समझ पा रहे हो? ऐसे लिख रहा है 2 इंटू 10⁻³ किलो, ऐसे कुछ भी लिख रहा है। वो बात को समझो, एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 मीटर है, 200 सेंटीमीटर है। मैम ने क्वेश्चन दिया, एक बच्चा लिखता है 2 मीटर, एक बच्चा लिखता है 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने इसको मिलीमीटर में लिख लिया, एक ने नैनोमीटर में लिख लिया, एक ने किसी और में लिख दिया, किसी ने कुछ में लिख दिया, माइक्रोमीटर में लिख दिया भाई साहब, किसी ने मैक्रो में लिख दिया। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग यूनिट में अलग अलग आंसर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये सब नाम जो मैं ले रहा हूँ अलग है, छोड़ दो। मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैम ने क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन का आंसर अपने 2 मीटर भी लिख दिया,
किसी ने 200 सेंटीमीटर लिख दिया, मैम का दिमाग खराब हो जाएगा। मैम कहेगी सैलरी मुझे मिल रही है 35,000 और एक ही बच्चे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मेरे को कितना दिन लग जाएगा यार। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन के अलग अलग आंसर, अलग अलग आंसर, और हर आंसर को हर बच्चा अलग अलग लिख रहा है। तो मैम ये वाला क्वेश्चन चेक करें कि दिमाग खराब कि इसका आंसर अलग है और दूसरे पेपर में आंसर अलग है। फिर मैम इसका क्वेश्चन चेक करेगी, इसका आंसर यहाँ अलग है, दूसरे पेपर में अलग है, तीसरे पेपर में अलग है। मैम तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है, हर बच्चा अलग अलग यूनिट में आंसर लिख रहा है, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई माइक्रोमीटर में, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई इसमें। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया? इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन निकाला गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? मीटिंग। साइंटिस्ट लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के बोला कि भाई बात ऐसी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है मामला, दुनिया भर के लोग परेशान हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मीटिंग बुला के सबने बनाया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट बनाया। सो प्यारे बच्चों, अभी हम जो देखने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक पर इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने क्या बोला कि ऐसा यूनिट बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या था, वो तो आपको पता लग गया। कौन कौन से होते हैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं एक बेसिक टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, मैं ना बहुत ज्यादा बातों को घुमाऊंगा नहीं, मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करता हूँ कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। बताओ भाई, क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल, भाई तेरी फिजिक्स अच्छी है, मतलब तेरी बॉडी अच्छी है, फिजिकल है ना। देखो सिंपल बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिनको आप मेजरमेंट कर सके। क्या बोला मैंने? मेजरमेंट कर सके। जिनको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते। जैसे मैंने कहा डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी, उसका हम नाप सकते हैं ना डिस्टेंस को। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी, सपनों को नाप सकते हैं क्या? इमेजिनेशन को, थॉट्स, कितने थॉट्स आ जाते हैं एक सेकंड के अंदर मन के अंदर, तो थॉट्स फिजिकल क्वांटिटी। इमेज वो सब इमेजिनेशन, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी वही होगा जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो इस बात को लिख लो आप लोग, फिजिकल क्वांटिटी लिखो। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ध्यान देंगे। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आती नहीं है सर। जो डेफिनेशन एग्जाम में आई है उसको हम प्रॉपर बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे, थोड़ा अपने में कन्वर्ट करके, पर ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे छोटी सी बात कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसकी ना थोड़ी सी कैटेगरीज बनाई हमने फिजिकल क्वांटिटी में, हमने ऐसी कैटेगरी बना रखी है, बंटवारा कर रखा है। जैसे एक को बोलते हैं हम फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है भाई आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एक क्या होता है पता किसी को? नहीं पता? हाँ, गुड। फिर एक है आपका स्केलर, और एक है आपका वेक्टर। समझे? तो इन सबकी बात हम साथ साथ में करेंगे बढ़िया से। यानी मैंने आपको ये सिखाया अभी तक कि भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को हमने बांटा है। कहा एक को बोलेंगे हम फंडामेंटल, एक को बोलेंगे हम डिराइव्ड, एक को बोला करेंगे हम स्केलर, एक को बोला करेंगे वेक्टर। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ। अब बात करते हैं यार फंडामेंटल कैसे कहेंगे, तो इसको मैं समझा नहीं सकता, मेरे को आता नहीं है समझाना। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूँ तो इसको समझाना मुश्किल है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। बात समझ पा रहे हो? बताऊंगा, अभी रुक जाओ। क्यों समझाना मुश्किल है? अगर मैं सीधा डेफिनेशन बोलूंगा तो आप समझोगे नहीं, लेकिन मैं लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे। देखो मैं जैसे लिखता हूँ मास, मैं लिखता हूँ टाइम, रुक जाओ, फिर मैं, अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम क्या बात कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, अपने पास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, फंडामेंटल, डिराइव्ड, स्केलर और वेक्टर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो आप समझोगे नहीं, डेफिनेशन लिखने से आप बिल्कुल नहीं समझोगे, लेकिन अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा मास और मैंने लिखा टाइम, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो फोर्स, जो कि होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। पता है आप लोगों को, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लोगों ने स्पीड तो पढ़ लिया होगा कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, पहले इन दोनों को निपटाते हैं। अगर आप इसको देखते हो फिजिकल क्वांटिटी का
फंडामेंटल पार्ट देखते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो बंदा है, वैसे फंडामेंटल का मतलब पता क्या होता है? बेस, बेस फिजिकल, बेस बिल्कुल बेस। मास देखो, मास एक अकेला है, कहीं से आया नहीं, मास मास है। वैसे टाइम टाइम है भाई, लेकिन यहां लिखा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फोर्स कैसे बना है, जब मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये डिराइव किया गया है, मास और एक्सेलरेशन से फोर्स को डिराइव किया गया है। ड्राइव मतलब जो मोर, ऐसे समझो, देखो ड्राइव का मतलब होता है जो कहीं से डेरिवेशन करके लाया गया। अगर आप फोर्स को देखते हो तो उसमें मास और एक्सेलरेशन है, यानी फोर्स के जो फोर्स है, फोर्स उसके अंदर ये बंदा है मास। मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि आपका फंडामेंटल क्वांटिटी वो होता है जो कहीं से ड्राइव ना हो, जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं किसी दूसरे क्वांटिटी से, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टाइम किसी और पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो टाइम है भाई। लेकिन फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बना है, तो ये कहलाएगा ड्राइव्ड। पर ये सबसे बेसिक है, सबसे इकलौता है, अकेला है, तो ये फंडामेंटल। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्पीड के अंदर डिस्टेंस भी होता है, और तो ये जो स्पीड है वो भी ड्राइव हुआ है, किससे ड्राइव हुआ है? डिस्टेंस और टाइम से। सॉरी, टाइम दो बार लिख दिया मैंने, एक बार डिस्टेंस लिख देते हैं। जो हमारा स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी किसी से डिराइव होता है। तो मैं आपसे बोलूं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो किसी और पे डिपेंड ना करे, दे आर बेस क्वांटिटी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी, जो दूसरों से क्या है? इंडिपेंडेंट। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? इनके ऊपर ये वाले डिपेंड करते हैं। ये वाला कैसे बन रहा है? जब डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस और टाइम को इस्तेमाल करके ये बन रहा है। जब बात समझे आप, तो इनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ। सो आप लोग डेफिनेशन लिख चुके होंगे, अगर मैं रीड करके सुनाऊं एक बार, तो लिखा है द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, जो दूसरों से आजाद है, वो होते हैं फंडामेंटल। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे, और डिपेंड्स अपॉन अदर, जो दूसरों पे डिपेंड करे, वो क्या होते हैं? डिराइव्ड। तो भाई ड्राइव किया गया है। नाउ हमारा टॉपिक क्या है? अब टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर। देखिए स्केलर वेक्टर को मैं समझा नहीं सकता। तुम बोलोगे क्यों भाई, क्यों समझा नहीं सकते? देखो, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा, अपने आप समझ जाओगे। मैं लिखा 2 किलो आम, और मैं लिखता हूं यहां पर 2 न्यूटन फोर्स उस दीवार पर। दोनों में क्या फर्क बता सकते हो? कि भाई जो ये 2 किलो आम है, 2 किलो आम है, 2 किलो आम, आम के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आम इज आम। लेकिन फोर्स हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है। मान लो आप घर बनवा रहे हो, मान लो कल को मैं बिल्डिंग बनवाऊं, या मान लो मेरा मन किया कि ये कमरा छोटा है तो पिछला वाला दीवार तोड़वाना है मुझे, तो जब मैं किसी इंसान को बुलाऊंगा तो थोड़ी बोलूंगा दीवार तोड़ दे भाई, फोर्स लगा के दीवार तोड़ दे, ये थोड़ी बोलूंगा। ये बोलूंगा वो वाली दीवार तोड़नी है, फोर्स उस पर लगाना है, हथौड़ा उस पर चलाना है, उस पर। अगर मैं उसको ऐसे बोलूंगा कि दीवार तोड़नी, तो ये तोड़ देगा, ये वाली तोड़ देगा, इसकी नीड ही नहीं है तोड़ने की। यानी जब भी आपको फोर्स लगाना होगा तो फोर्स आपको किसी न किसी डायरेक्शन में लगाना होगा। लेकिन आम तो आम है भाई, आम की डायरेक्शन से क्या मतलब है तुम्हें? आम को तो खाना है, लेकिन फोर्स हमेशा डायरेक्शन में लगता है। जब लड़ाई होती है आपकी लड़ाई, तो आप सोच समझ के मारते हो, ऐसे ये वाली उंगली बाहर करके, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहले का टाइम तो होता है ऐसा, लड़ाई हो रही तो ये वाली उंगली बाहर निकाल के मारेंगे। जब लड़ाई होती है आपकी, तो आप सोच समझ के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, कि मुझे यहाँ मारना है, यहाँ मारना है, बचा के मारना है कि इसके मुंह पे न लग जाए, मुंह पे लग जाएगा तो मामला सीरियस हो जाएगा, नाम कट जाएगा मेरा स्कूल से। तो सोच समझ के मारते हो, पेट में मारा या पीठ पे मारा, है ना? तो डायरेक्शन, डायरेक्शन देते, डायरेक्शन, फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यही फर्क है दोनों में। स्केलर वो चीजें होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसी चीजें जिसमें आप डायरेक्शन बताओ ना बताओ, साइंस पर या आउटकम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी बातें समझे?
होनी जो जो चीज, जैसे आम खाना है तो खाना है भाई, 2 किलो आम 2 किलो आम है, पर फोर्स के डायरेक्शन चाहिए। अगर फोर्स में हम डायरेक्शन नहीं देंगे तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी चीजें जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती या जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, डायरेक्शन को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन होने या न होने की फर्क नहीं पड़ता, उसको स्केलर कहेंगे। लेकिन ऐसी चीज जिसमें बिना डायरेक्शन के मामला गड़बड़ हो जाएगा, बिना डायरेक्शन को साइंस आगे नहीं बढ़ सकता, बिना डायरेक्शन के फिजिक्स आगे नहीं बढ़ सकती, उसको हम वेक्टर कहेंगे। जिसमें डायरेक्शन की नीड चाहिए, जिसके बिना फिजिक्स अधूरी है, समझ में आया? तो नो नीड ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन जिसमें स्पेसिफिक नीड डायरेक्शन की नीड नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड, नो नीड ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? नीड ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक समझते हो? फिक्स, नीड ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। चलो इनका डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट। देखो मैंने स्केलर में क्या लिखा है? स्केलर में द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू, जिनके पास सिर्फ अमाउंट होता है, स्केल होता है, वैल्यू होता है, एंड नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन नीडेड। और जिनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, या फिर सिंपल नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, स्पेसिफाइड, फिक्स डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, उनको बोलेंगे हम स्केलर। एग्जांपल ये रहा, स्केलर की डेफिनेशन है ये। अच्छा, वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखवाया मैंने? द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी नापने वाली चीज, विच हैज मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन, उनको आप वेक्टर कहते हैं। क्या बात समझ में आती है? नोट भी कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं सिंपल सिंपल, तो हमने कहा कि भाई 2 किलो स्केलर, 2 न्यूटन साउथ, 2 न्यूटन साउथ, वेक्टर। समझ में आ गया कि भाई 2 न्यूटन, न्यूटन क्या होता है? फोर्स, डायरेक्शन चाहिए। तो अभी और हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, बाद में चैप्टर जब आएगा मोशन इन प्लेन। तो प्यारे बच्चों, ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने बहुत सिंपल सिंपल बातों को पढ़ा है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। मैं ऐसे रैंडमली, मेरा मन कर रहा है मैं पूछूं किसी से, बताओ बेटा मैं सभी कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम नाप सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है। आपकी हाइट क्या है? फिजिकल है। स्केलर किसे कहते हैं? थोड़ा तेज बोलो। डायरेक्शन की नीड नहीं होती। वेरी गुड। वेक्टर से क्या समझते हो भाई साहिल? गलत। वेक्टर से क्या समझते हो आप? आप बताओ। स्पेसिफिक, फिक्स डायरेक्शन चाहिए, फिक्स, समझे? वेक्टर को चाहिए फिक्स डायरेक्शन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखो ए से बी हम गए, ए से बी बंदा ऐसे गया और एक बंदा ऐसे गया, तो हम बोलेंगे ये जो है ना, ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, पर ये वाला वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है और यही वेक्टर है। क्यों भाई? डायरेक्शन तो उसके पास भी है पर स्पेसिफिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। सिर्फ ये बोलना कि जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा, गलत। जिसके पास फिक्स डायरेक्शन हो वो वेक्टर होगा। आपके हिसाब से तो भी डायरेक्शन इसके पास भी है, इधर 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 इधर, तो ये क्या होना चाहिए? वेक्टर। पर ये वेक्टर नहीं है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ध्यान रखना, वेक्टर की खासियत यही है जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमसे एमसीक्यू गलत हो जाता है, हमसे असर्शन रीजन बनता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बातों को गहराई से नहीं पकड़ते। इवन किताब में लिखा रहता है ये सब गलत गलत बातें कि विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर, गलत है। आई कैन चैलेंज दोज बुक्स, हम उन बुक्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, उन टीचर को भी चैलेंज कर सकते हैं जो ऐसे गलत पढ़ाते हैं। उन्हें बिल्कुल सही पढ़ाना चाहिए बच्चों को। छोड़ो, काम की बात है कि हमने स्केलर पढ़ा, हमने प्यारे बच्चों वेक्टर पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने छोटी मोटी बातें समझ ली। अब यूनिट पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, और अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं डायमेंशन या थोड़ी सी और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। देखो हम अभी बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल मतलब याद है किसी को? बेस, जो किसी और पे डिपेंड ना करे, जो इकलौता है, जो एक अकेला है भाई, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास ना 7 है बेस क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला होता है अपने पास मास, दूसरा हमने लिया लेंथ,
तीसरा हमने लिया टाइम, चौथा लिया हमने करंट, पांचवा लिया हमने टेम्परेचर। ये सब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल मतलब ये बहुत बेस है। फिर हमने क्या लिया, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। और सेवंथ लिया हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये ना हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जब ऐसा यूनिट के लिए हमने फिर साइंटिस्ट लोगों ने मीटिंग करके इनका ऐसा यूनिट बनाया था, तो क्या रखा था ऐसा यूनिट बता रहा हूं आपको मैं। देखो इसका मास का रखा गया था किलोग्राम, लेंथ का रखा गया था मीटर, और टाइम का रखा गया था सेकंड, और करंट का रखा गया था एम्पियर, और टेम्परेचर का रखा था केल्विन, पता किसी को केल्विन, और लुमिनस के लिए रखा था कैंडेला, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, याद है किसी को, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये देखो बता रहा हूं मैं आपको, तो साइंटिस्ट लोगों ने मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुला के बोला भाई हम बनाएंगे ऐसा यूनिट जो हर जगह यूज होगा। तो इनके ऐसे यूनिट बनाएगा कि भाई इसको हम केल्विन बोलेंगे, कैंडेला बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अब इनके सिंबल्स भी बनाए गए थे, जैसे किलोग्राम के लिए तो केजी, मीटर के लिए स्मॉल एम, सेकंड के लिए एस, एम्पियर के लिए ए, केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए सीडी, और मोल के लिए मोल। तो उसके सिंबल्स है। तो हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट। और ऐसा यूनिट क्यों बना सोचो, बताया था मैंने, हर बंदा अपना यूनिट बना रहा है, एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर है, मैडम परेशान है, हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही, पेपर चेक करने में बिजी है, समझ रहे बात, बड़ी परेशान थी मैडम। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई ठीक है कुछ करते हैं। अब सुनो मेरी बात सुनो, जब हम ऐसा यूनिट बना रहे थे, ऐसा यूनिट जब हम ऐसा यूनिट बना रहे थे तो थोड़ी बहुत चीजों को भूल गए थे हम। जो लोग हैं साथ तो बना दिया फिर भूल गए, तो 2-3 साल बाद याद आया। तो एक तो उन्होंने क्या बोला, यार हम एक भूल गए थे, प्लेन एंगल को। मतलब हम ऐसा यूनिट बना तो रहे पर हम एंगल के बारे में बताना तो भूल गए, और एंगल बड़ा यूजफुल होता है। तो एंगल के लिए बोला गया रेडियन होगा, क्या होगा यूनिट, रेडियन। तो एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए रेडियन होता है। तुम बोलोगे सर प्लेन एंगल क्या होता है, देखो एक प्लेन के, जैसे मैंने कहा ये लाइन है, ये लाइन है, इनके बीच का एंगल होता है प्लेन एंगल। या फिर एक किताब, जैसे ये दो, मैंने कहते हैं 2 पेपर है, एक ये और एक ये, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, नहीं समझे मेरी बात को, 2 पेपर के बीच का एंगल, 2 प्लेन के बीच का एंगल, नहीं समझे बात। जैसे मेरे दोनों हथेलियों के बीच का जो एंगल होगा तो उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, 2 प्लेन के बीच का एंगल रेडियन। और इसके लिए सिंबल जो होता है ना, थीटा लिखते हैं, कई लोग अल्फा लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, गामा लिखते हैं, जो मर्जी लिख लो, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। एंगल के लिए आपने थीटा सुना होगा, थीटा, ठीक है। फिर एक होता है सॉलिड एंगल, क्या होता है, ये क्या होता है, 3D में एंगल। किसी ने झालमुड़ी खाया है, झालमुड़ी, भेलपुरी, कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, तुम तो जेनजी वाले में, जेनजी वाले, तो कोन वाली आइसक्रीम खाई है, तो कोन वाली आइसक्रीम में देखोगे तो 3D एंगल बनता है ऐसा। जैसे अगर मैं कोन वाली आइसक्रीम बनाऊं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं जेनजी सब, मैं भी तो जेनजी हो गया, फिर मेरी उम्र ही कितनी है, 17 साल का हुआ मैं इस साल, 17। हाँ तो मजाक लग रहा है। जो जैसे कोन खाया हुआ, कोन तो 3D में एक एंगल बनता है ना, यहाँ पे कोन या झालमुड़ी देते हैं जिसके अंदर, तो 3D में जो एंगल बनता है ऐसा, उसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसके लिए स्टेरेडियन और ओमेगा इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ओम की तरह ना ये, बस ध्यान रख लो, बस ये आपके है ना इतना काम का नहीं है, ये पूरे 11th-12th में बोर्ड्स लेवल पे नहीं आता, ये जेई लेवल पे आता है, इलेक्ट्रिक प्लस इन सब में काम आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल के लिए जब, अब मेरी बात सुनो, ये जो थे ये 7 बेस क्वांटिटी थे, ऐसा यूनिट इसका बन चुका था, फिर ये लोग भूल गए थे कि भाई 2 और चीज होता है, तो ये बाद में बना, कब बना ये दोनों, बाद में, तो इनका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तुम्हें पता क्या होता है, जिन बच्चों के 12th में अभी कम नंबर आए होंगे, जो फेल हो गए होंगे, उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, मतलब एक मौका, एक चांस एक्स्ट्रा, समझे मेरी बात को। तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों बोला गया इनको बताओ, क्योंकि ये बाद में बनाया गया तो भूल गए थे। बात समझ में आ गई, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी मोटी बातें हमने सीखी। देखो दिस चैप्टर इज इजी, जो भी आप तक अभी तक आपने पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये सिर्फ चीजें थी कि जब कोई स्कूल में खड़े होके या कहीं आपसे बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी, तो अरे क्या होता है ये, डर जाओगे। अब तुम्हें पता है, कोई जैसे बोलेगा फंडामेंटल, ओ भाई साहब क्या बोल दिया, डर जाओगे, आ गया। कोई बोलेगा स्केलर, कंफ्यूजन रहेगा मन में, नहीं अब तो मेरे को आ गया। कोई बोलेगा वेक्टर है, कोई बोलेगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तुम बोलोगे ये सब क्या हो रहा है, अब तुम्हें पता है, बातें अब पता है, समझे।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रियल चैप्टर, जो हमारा स्टार्ट होता है डायमेंशन से, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक दिस चैप्टर एट अनदर लेवल, काफी डीप तक लेके जाएंगे, दूर तक। तो डायमेंशन की बात करते हैं। यूनिट पढ़ लिया हमने, नाउ डायमेंशन। डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन के ऊपर बातें करते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, क्योंकि अगर 11th क्लास के बच्चे से हम ये पूछेंगे डिफाइन दिस, तो पेपर भी शर्मा जाएगा, तुम भी शर्मा जाओगे, टीचर भी शर्मा जाएगा। 11th क्लास के बच्चे से हम पूछते हैं एप्लीकेशन, कि भाई डायमेंशन का अप्लाई कैसे करोगे, डेफिनेशन नहीं पूछते। तो आपको डेफिनेशन पे जोर देना ही नहीं है। तो डायमेंशन ये है क्या, ये वर्ड है क्या? आप लोगों ने, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं समझ जाओगे। देखो, जैसे मैं कहता हूं भाई मेरे पास ना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड। सुना आप लोगों ने? जब तीनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहां पर डायमेंशन को समझने से पहले कुछ बातों को समझ लो, सिंबल समझ लो। मास के लिए सिंबल एम इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए सिंबल टी इस्तेमाल होता है, एंड डिस्टेंस के लिए सिंबल एल। तो हमने कहा यार वॉल्यूम के लिए कुछ करते हैं, तो वॉल्यूम का साइड मतलब डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस, तो ये एल क्यूब बन गया। समझते रहना, बस अभी देखते रहना। तो हम कहते हैं भाई वॉल्यूम जो है ना, हम कहते हैं जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम का जो डायमेंशन है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम कहते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, एल मतलब 3, इसमें जो डिस्टेंस है उसकी पावर 3 ना, पावर 3, तो हम कहते हैं इसकी डायमेंशन 3 है। तो हम कहते हैं वॉल्यूम की जो डायमेंशन 3 है। समझ पा रहे बात को? हम ऐसा कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एल क्यूब है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो है एल की पावर 3। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, वेट करो, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। बेसिकली डायमेंशन से आपको ये पता लगता है कि किसी फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज है और कितनी बार है। डायमेंशन से आपको ये पता लगता है कौन सी चीज है और कितनी बार। जैसे वॉल्यूम का डायमेंशन क्या निकल के आया, एल क्यूब। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वॉल्यूम के अंदर डिस्टेंस है 3 बार मल्टीप्लाई में। वैसे मैं कभी ऐसा लिखूं, किसी की डायमेंशन एल बाई टी है, किसी की डायमेंशन एल बाई टी है, तो क्या समझोगे कि जो भी चीज है ये, इसके अंदर डिस्टेंस है और उसके नीचे क्या है, टाइम, मतलब ये स्पीड की डायमेंशन है। मैं कभी लिख दूं किसी की डायमेंशन एल स्क्वायर है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस एरिया, मतलब ये जो है वो एरिया है। बात समझ में आई? तो मैं आपसे बोलूं सर डायमेंशन क्या बताएगा साहब, तो डायमेंशन आपको बताएगा क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल, क्वांटिटी और उसका मल्टीपल इन अ फॉर्मूला। डायमेंशन इज बेसिकली कि क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, इट्स मल्टीपल और बोथ। या तो क्वांटिटी के बारे में बताएगा, या वो कितनी बार मल्टीप्लाई में है, या फिर दो। अभी सिंपल बताए, इसका सिंपल मैं डेफिनेशन लिखता हूं। देखो, डायमेंशन टेल्स अबाउट what and how many times, what and how many times comes in a formula। थोड़ी इंग्लिश मेरी खराब हो गई है, कोई बात नहीं। व्हाट मतलब क्या, एंड कितने टाइम्स कम्स इन अ फॉर्मूला, कॉमा लगा देंगे कि क्या आता है और कितनी बार आता है एक फॉर्मूले के अंदर, वो हमें किससे पता लगता है, डायमेंशन से। तो डायमेंशन टेल्स अबाउट व्हाट एंड हाउ मेनी टाइम्स, क्वांटिटी लिख देता हूं मैं, या थोड़ा और ठीक से लिखे तो व्हाट टू क्वांटिटी एंड, या विच लिखना चाहिए मुझे, विच, थोड़ी मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। तो टेल्स अबाउट विच क्वांटिटी एंड हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी कम्स इन अ फॉर्मूला। बात समझ में आई? आप पढ़ो, सही लिखा है। डायमेंशन टेल्स अबाउट विच क्वांटिटी एंड हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी कम्स इन अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूले के अंदर क्या आता है और कितनी बार आता है, वो डायमेंशन से पता लगता है। क्या बात समझ में आ गई? तो यू कैन नोट इट डाउन फटाफट। देखिए दोस्तों, सो प्यारे बच्चों, यानी डायमेंशन से हमें बहुत सारी बातें पता लगती है। अच्छा बताओ, एल बाई टी किसकी डायमेंशन है, स्पीड की, और एल टी माइनस 1, नहीं समझे? ये जो टी नीचे है, देखो L1 T1, ये ऊपर जाके माइनस, तो ये दोनों एक ही चीज है, समझे? ये दोनों एक ही चीज है। L बाई टी को LT माइनस 1 लिख सकते हैं। चलो,
कोई फर्क पड़ा क्या? m जीरो है ना, जैसे समझ में आया? आप ध्यान कहाँ दे रहे थे? देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एल बाई टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। ये जो टी का वन ऊपर चला गया माइनस वन। अब अगर यहाँ m जीरो लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? m इज जीरो, m इज जीरो। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो कई लोग ऐसे लिख देंगे एल बाई टी होगी इसकी डायमेंशन, कई लोग ऐसे लिख देंगे एल टी माइनस वन, कई लोग ऐसे लिख देंगे m जीरो एल वन टी माइनस वन। समझे? m जीरो का मतलब क्या है कि मास है ही नहीं, तो ऐसे डायमेंशन को हम लिखा करते हैं। अब कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि वो आने वाले चैप्टर्स के अंदर है, फ्यूचर में आएगा, पर हमें अभी याद करना है। तो जो मैं आपको याद करवा रहा हूं बेटा, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, इसको कॉपी में से लिखना है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना? आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो आपको याद कर लेना है पहला कि मास का m होता है, डिस्टेंस का l, टाइम के लिए हम t इस्तेमाल करेंगे, ये याद होना चाहिए। फिर स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड का होता है एल टी माइनस वन, अभी पढ़ा आप लोगों ने, स्पीड का एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का भी यही होगा क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी चीज है ना, तो स्पीड और वेलोसिटी का एक जैसा होगा। फिर आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपको याद रखना है फिर एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता? मुझे पता है, बस याद कर लो, मेरी बात ही समझे? कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैं वो करके दिखाता हूँ। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है आपको याद होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी का कितना होता है याद करो, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, और नीचे एक और टाइम आ गया, तो ये टाइम ऊपर क्या हो जाएगा माइनस टू, तो एल टी माइनस टू। फिर मैं आपसे बोलता हूँ भाई हमें ना फोर्स का याद करना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा हमारा फ्यूचर में। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। बोलो क्यों? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास का m हो गया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस टू, तो फोर्स हो गया मास इनटू में एक्सेलरेशन। फिर आपको याद करना पड़ेगा छोटी छोटी बात एनर्जी का, जो जो मैं याद करवा रहा हूं आपको याद होना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। एनर्जी का याद कर लेना, फिर आप वर्क का याद कर लेना, एनर्जी वर्क, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क हो, इसका आंसर पता क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क, हाँ वर्क एनर्जी का सेम है, कोई भी वर्क हो कोई भी एनर्जी हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। इसके बाद आपको याद करनी है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का होता है टी माइनस वन, समझे? अब इनकी हेल्प से हम दुनिया जहान के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सिर्फ इतना याद है तो दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन कर सकता है। अब एक बार इसको नोट कर लो। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, कि अगर ये सब हमने याद कर लिया, फिर आएगी बात क्वेश्चन करने की। तो देखो क्वेश्चन करने का एक ही ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है प्यारे बच्चों, कि जब भी आपसे वो कहता है कि भाई इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आपको करनी डेरिवेशन। डेरिवेशन ही एकमात्र ट्रिक है इसका। तुम बोलोगे डेरिवेशन क्या बात कर रहे हो? हाँ कैसे? देखो अगर आपको डेरिवेशन ऐसे करना है, देखो जैसे मैं आपसे बोलता हूं और डेरिवेशन करना है और कुछ फॉर्मूला होना चाहिए याद। अब ये फॉर्मूला याद कब होगा, जब आप चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 15 तक पढ़ लोगे। 15 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको याद होगा फॉर्मूला। लेकिन आपके स्कूल वाले तो बेकार है, चंट है, वो अभी दे देंगे। तो हम कुछ फॉर्मूले आपको पहले याद कराते हैं जो आने के चांसेस रहते हैं। पहला फॉर्मूला याद रखो, F इजिकल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जहां पर F का मतलब होता है फोर्स, G का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ध्यान रखना। M का मतलब मास और R का मतलब होता है डिस्टेंस। M का मतलब मास। दूसरा याद करोगे E इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। फिर आप कुछ फॉर्मूला याद रखोगे, देखो ध्यान से। थर्ड याद रखो आप लोग, बहुत सिंपल। प्रेशर का फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। फोर्स याद रखो आप लोग,
यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब आगे आएगा पर अभी तुम्हारे टीचर दे सकते हैं। क्या कह रहे हो? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, एनर्जी H इंटू एफ, ये है हाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, या फिर कोई आपको बोले स्ट्रेस। इन सभी के लिए एक ही याद रखना आपको फॉर्मूला, ऊपर फोर्स नीचे एरिया, डायमेंशन के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे समझे कि नहीं समझे? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बोले, ये याद रखना है। फिर फिफ्थ आपको याद रखना है फॉर्मुलेज, ये याद होना चाहिए बेटा आपको, मेरी मजबूरी है ना। ये है 8th चैप्टर में, ये है 12th चैप्टर में, ये है केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में, तो हमें अपने आप याद हो जाएगा बाद में। अभी हमें थोड़ा सा एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए याद रखना है, ये सब बाद में अपने आप याद होगा, ठीक है। फिर आपको याद रखना है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, जहां पर F का मतलब फोर्स है, ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो नीटा है ना, नीटा, ये है कोएफिशिएंट ऑफ, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए आपका एरिया, डरना नहीं है, V आपका वेलोसिटी, L है आपका लेंथ। अब तुम बोलोगे यार ये तो हमारा बैंड बज गया, भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो बच्चों को नहीं करवाता ये सब, मैं कहता हूं कि हम अपने आप सीख जाएंगे भविष्य में, पर एक स्कूल वाले ये देने का चांस होता है कि इनमें से कुछ आपके स्कूल वाले दे सकते हैं। बड़ा सिंपल है, आप पांचों फॉर्मूले को लिखो और क्वेश्चन कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, इसको, ठीक है, जो ये n जैसा है, n, इसे लिखो, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे करना है। नोट एक बार क्वेश्चन याद कर लो सारे। मैं ये कह रहा हूं ये सारे फॉर्मूलेज जो है वो फ्यूचर में आएंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं तो हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन के लिए हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले हमें कहां से याद करना पड़ेगा? चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे आज तक जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबको हमें याद करना पड़ सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के 3, 4, 5 फॉर्मूले ऐसे लिख रहे हैं जिनके चांसेस है कि जो एग्जाम में आ जाए। मतलब ये अभी तक हमें पढ़ाया नहीं गया है, पर ये इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके यूनिट टेस्ट में। समझे मेरी बात को? अब देखो मेरी बात सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा फाइंड डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोलेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो। अब आपको जैसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिखाई दिया, आपको तुरंत ये फॉर्मूला याद आएगा भाई इसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले स्टेप 1, सॉल्यूशन करते वक्त आप उस फॉर्मूले को लिख देना, और आप बोलोगे भाई ये जो जी है, जी यही तो मेरा टारगेट है, यही मेरा ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट, इसको निकाल लो बाहर। इसको बाहर कैसे निकालेंगे बताओ मुझे कोई? इसको बाहर निकालने के लिए F को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और दोनों मास को नीचे डिवाइड कर दो। नहीं समझे? इस G को हमने होल्ड कर लिया, होल्ड कैसे होगा? ये दोनों M को नीचे भेजेंगे, F के बगल में R भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। तो आपने इसको ड्राइव कर लिया, G को आपने ड्राइव कर लिया। अब आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि क्या है कि फोर्स का डायमेंशन मैंने याद कर लिया था, फोर्स का था MLT-2, पीछे लिखवाया था मैंने, चेक करो आप लोग पीछे, प्लीज चेक करो कि फोर्स का होता है MLT-2। फिर यह है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, और नीचे है मास इंटू मास, M इंटू M। तो लो भाई G का डायमेंशन आ गया, ये आपका हो गया G का डायमेंशन। समझे? तो G का डायमेंशन कितना आ गया देखो, M से M गया, एक L और 2 L, L क्यूब है ना। तो और ये वाला M जो है ऊपर जाएगा, बन जाएगा माइनस, तो M-1 L क्यूब T-2, ये हो गया आपका G का डायमेंशन। क्वेश्चन सॉल्व करना आया कि जब भी आपको किसी का डायमेंशन निकालना हो, उस बंदे को ड्राइव कर लो, उसे खींच के निकाल लो और बाकी सबकी वैल्यू पुट काट पीट कर दो। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो तुम बोलोगे अरे यार सर ने लिखवाया था एनर्जी इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, जहां H का मतलब क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट। घर पे रिवीजन करना प्लीज, घर पे रिवीजन करना, H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, देखो लिखवाया था ना मैंने ये दरसिम। तो H का मतलब क्या हो गया, प्लैंक।
एच का हम लिखते हैं प्लैंक कांस्टेंट, तो एच को यहाँ निकाल लेंगे, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब हम बोलेंगे एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सर ने लिखवाया था, हमें सर ने लिखवाया था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का क्या लिखवाया था टी माइनस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा जाएगा, तो ये एम हो गया, ये एल स्क्वायर, ये टी माइनस वन जाके हो जाएगा प्लस, तो टी माइनस वन, क्योंकि ये माइनस वन ऊपर जाके हो जाएगा प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो एच का डायमेंशन ऐसे निकल गया। तो किसी का भी डायमेंशन आप निकाल सकते हो, समझे मेरी बात को, पक्का पक्का। तो बता प्रेशर कैसे निकालोगे, प्रेशर का फोर्स अपॉन में, फोर्स का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। चलो ये आप लोग होमवर्क में दे रहा हूं मैं, प्रेशर का निकालोगे, ये सबका निकालोगे, सेम ही आएगा फोर्स अपॉन एरिया, और फिर एक बार आप इसका निकालोगे, इस वाले का होमवर्क में आप इसका निकाल के मुझे दोगे, समझे बात। ये कैसे निकालोगे बताओ, एफ है, एल को यहाँ भेजोगे, एरिया और वेलोसिटी को नीचे, और सॉल्व कर लोगे। तो आप नोट कर लो फटाफट कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन करना कैसे। मैंने आपको दो क्वेश्चन करना सिखाया, प्लैंक कांस्टेंट वाला और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, तो प्लीज नोट इट डाउन। बेटा वैष्णवी ऑल क्लियर, बताओ। अगर आपको इतनी सी बात याद है कि भाई मास को एम बोलेंगे, लेंथ को एल बोलेंगे, टाइम को टी बोलेंगे, वेलोसिटी को या स्पीड को ये बोलेंगे, एक्सेलरेशन को ये, फोर्स को ये, एनर्जी को ये, और कांस्टेंट होते हैं डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो आज का चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बहुत ही सिंपल। हमने पिछली क्लास में डायमेंशन को समझा था कि भाई मास के लिए एम यूज करना है, वेलोसिटी के लिए यूज करना है, एक्सेलरेशन के लिए यूज करना है। आज हम सीखेंगे भाई हम डायमेंशन जो पढ़ रहे हैं उसको हम यूज कैसे करेंगे। मतलब हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही सिंपल, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम डायमेंशन का एप्लीकेशन सीखेंगे, मेरी बात समझे आप, हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और हम डायमेंशन निकालना भी सीखेंगे कुछ टाइम बाद। पहले मैंने आपको डायमेंशन थोड़ा बहुत सिखाया था क्या? चलो एक बार काम करते हैं, इस टॉपिक को लिखे रहो, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इट मीन्स मैं इसको हल्का सा हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कराने के मूड में हूँ। अभी लिखा है तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो डायमेंशन को लेके कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए प्रैक्टिस क्या। देखो बहुत सीधी सीधी क्वेश्चन करेंगे हम डायमेंशन को लेके। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कहीं पर ऐसा लिखा है x इज इक्वल टू एफ अपॉन में टी, जहां एफ का मतलब होता है फोर्स और टी का मतलब होता है टाइम। तो भाई आपको निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ एक्स। भाई एक्स का डायमेंशन निकाल के दिखा दो। क्वेश्चन लिखा है कि फोर्स है एफ, टी है टाइम, तो डायमेंशन ऑफ एक्स निकालना है। तो एक्स का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे बताओ, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम कहेंगे भाई तुम्हें एक्स का डायमेंशन चाहिए, बड़ा सिंपल है। अगर आपको एक्स का डायमेंशन चाहिए तो आप क्या करो, आप फोर्स का डायमेंशन लिख दो। भाई फोर्स का भी मैंने पीछे बताया था एम एल टी माइनस टू, और टाइम का नीचे टी। तो सोचो क्या आएगा आंसर, अगर हम आंसर निकालना चाहें तो। ये एम है, एल है, और ये टी वन ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस थ्री। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं हम। बेटा सुमित तुम्हें आ गया वाला, अरे टी ऊपर जाके माइनस थ्री हो गया बस। तो डायमेंशन ऑफ एक्स कितना आ गया, एम एल टी माइनस थ्री। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करते हैं देखो। अच्छा अब हम प्रैक्टिस करें उससे पहले मैं आपसे ना एक छोटी सी बात करता हूँ। देखो इसका आंसर कौन देता है। मैंने कहा 2 केला प्लस 3 केला, क्या आंसर आया बताओ। 2 और 3 6, वेरी गुड। 2 केला पर 3 केला कितना हो गया, 5 केला, बहुत ही बढ़िया। पर मैं ऐसा लिखूं 2 केला एंड 4 आम, क्या आंसर आएगा दोस्तों, आएगा आंसर 2 केला प्लस 4 आम, 6 फल। मजाक कर रहा हूं, ऐड नहीं कर सकते ना। क्या आंसर लिखोगे, 2 केला प्लस 4 आम, आंसर नहीं। देखो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 2 केला में 4 आम को हम ऐड नहीं कर सकते, आंसर नहीं आएगा। क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है, सिखा रहा हूं मैं पहली बार आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो समझते हो, होमोजेनिटी, अरे होमो वर्ड का तो समझते हो, होमो मतलब एक जैसे। आजकल ये बहुत ट्रेंड में बेटा ये वर्ड, मजाक नहीं कर रहा मैं, पता तुम लोगों को। होमो वर्ड इज वेरी ट्रेंडिंग इन ऑन इंस्टाग्राम। सच में कुछ होता है ना, आजकल बहुत सारे लोग ये बनते जा रहे हैं। हाँ ये वेरी ट्रेंडिंग वर्ड। तो ये जो होमो वर्ड है इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेम चीज में सेम चीज जुड़ेगी। केले में केला जुड़ेगा तभी केला मिलेगा, डिफरेंट चीजों को आप ऐड नहीं कर सकते। मतलब होमो वर्ड का मतलब यहाँ पर है सेम, क्या है सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि भैया सेम चीज को सेम चीज में जोड़ोगे तो आपको सेम चीज ही मिलेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि एक जैसी चीज को ही एक जैसी चीज में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मैंने कहा 2 केला माइनस 1 केला, कितना आंसर आया, 2 में से 1 गया, 1 आया, 1 केला। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप सेम में से सेम को माइनस करोगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी मैं आपसे ऐसे बोलूं आपसे कि भाई x प्लस वाई जेड है, मतलब x और y को जोड़ने पे z आता है, x और y को जोड़ने पे z आता है। अगर मैं कह दूं x फोर्स है
तो y क्या होगा बताओ, y भी फोर्स होगा और z भी क्या होगा, फोर्स होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि आंसर तभी आ सकता है जब सेम चीज को सेम चीज में जोड़ा हो। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा चुपके चुपके चोरी चोरी। क्वेश्चन ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा यार कहीं पर ऐसा लिखा है कि प्रेशर प्लस एक्स इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी लिख दिया वाई, और मैंने कहा वही फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो कैसे करोगे सोचो। तो आप बोलोगे साहब बात ऐसी है, अगर ये प्रेशर है तो एक्स भी क्या होगा, और इनको जोड़ के जो आंसर आए वो भी क्या होगा, प्रेशर। तो आप बोलोगे भैया जो एक्स की डायमेंशन होगी वो हम प्रेशर से निकालेंगे, और जो वाई की डायमेंशन होगी भी किससे निकालेंगे, हम प्रेशर से निकालेंगे भाई। तो प्रेशर बेसिकली पता क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। पढ़ा किसने प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं है, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो फोर्स एरिया पर हम लिख देंगे एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ये एरिया का मतलब क्या, लेंथ इंटू लेंथ, साइड इंटू साइड। तो फोर्स अपॉन एरिया लिख देंगे, आंसर आ गया। और वाई का भी सेम ही आंसर होगा, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई। तो इस टॉपिक को लिख लो एक बार ताकि हम ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। फटाफट लिख लेंगे सारे बच्चे। प्यारे बच्चों लेट्स हैव सम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, मतलब थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन। जेई में और आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्वेश्चन आया कि पी में ए वाई वी स्क्वायर है और वी माइनस है बी, यहां पर एन बी भी लिखा हो सकता है, एन एक नंबर होगा, एन बी भी लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है, बट डजंट मैटर, हम वी माइनस बी लिख रहे हैं। और यहाँ लिखाएगा आर टी, और क्वेश्चन वाला आपसे कहेगा भाई एक काम करेगा मेरे लिए, तुम बोलोगे क्या करना है सर। वो बोलेगा देख भाई पी का मतलब ना प्रेशर होता है, तुम कहोगे अच्छा, आगे बोलो भाई। वो बोलेगा यार वी का मतलब वेलोसिटी होता है, तुम बोलोगे अच्छा ठीक है। वॉल्यूम बोल देगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ जानबूझ के। तो पी का मतलब प्रेशर है, वी का मतलब क्या है वॉल्यूम, टी का मतलब टेम्परेचर है, जो भी है। बोलेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का डायमेंशन निकालो भाई। वो बोलेगा आपसे ए और बी का डायमेंशन निकालो, तुम बोलेगा अच्छा ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है, ए मतलब ये और बी मतलब ये। तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन में। तो हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमें केला केला याद आना चाहिए कि अगर भाई साहब यहाँ पर प्लस का साइन है और पी का मतलब क्या होता है प्रेशर, तो अगर ये प्रेशर है तो ये पूरा मिलके क्या होगा, तो बोलेंगे भैया देखो अगर ये प्रेशर है तो ए बाई वी स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, डायमेंशनली प्रेशर के बराबर। हम बोलेंगे पी और ए बाई वी स्क्वायर दोनों बराबर होना चाहिए। रफ सिंबल्स यूज करते हुए बता रहा हूँ आपको, देखो तो आपको ए निकालना है। तो ए कैसे आएगा, जब प्रेशर को वॉल्यूम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ए का डायमेंशन निकालना, भाई मुझे डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ पर प्रेशर का लिख देंगे हम। और प्रेशर क्या होता है सबको पता होना चाहिए, प्रेशर इज बेसिकली, समझ पा रहे कैसे हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगर ये प्रेशर है तो पूरा मिलकर क्या होगा प्रेशर। तो प्रेशर का हमने आपको बताया फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो हम बोलेंगे भाई प्रेशर तो मिल गया हमें एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल क्यूब। तो लो भाई ए का डायमेंशन आ गया, पर ये एल क्यूब का स्क्वायर है, वॉल्यूम का स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी साइड का क्यूब उसका भी स्क्वायर। तो एक आ गया डायमेंशन यार, नहीं समझे मेरी बात को। तो आपको ए का डायमेंशन इजीली मिल गया, तो ये आपका ए का डायमेंशन है। तो ये हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल सिक्स, यह आपका ए का डायमेंशन आपको मिल गया, ए का डायमेंशन मिल गया आपको। अगर मान लो आपको निकालना है बी को लेके, तो आप बोलोगे भैया देखो अगर ये वॉल्यूम है तो माइनस हो रहा है, मतलब ये भी क्या होगा, तो भाई वी का डायमेंशन और बी का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो बी का डायमेंशन होगा वो वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर। वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल क्यूब। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट कर दोगे क्या, चलो नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लो बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस हम तैयार रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि जब भी कोई एडिशन वेडिशन वाला क्वेश्चन तो समझ जाओ कि भाई केला केला वाला याद रखना है। तो अब हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब हम पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कि भाई डायमेंशन को हम यूज कैसे करेंगे। तो यूज ऑफ डायमेंशन कह लो प्यारे बच्चों, या फिर कह लो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, है ना। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूज ऑफ डायमेंशन, और वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो भाई हम डायमेंशन का यूज कैसे करेंगे, तो यूज करना सीखते हैं फटाफट फिर एकदम से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं कि भाई डायमेंशन को आप कैसे कैसे यूज करोगे, तो बहुत सारे यूज है इसके। हमें तीन पढ़ने हैं। देखो पहला कि आप चेक कर सकते हो, चेक करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन लिख लो या फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको किसी ने कोई फॉर्मूला दिया, मान लो कल को मैं पूरी दुनिया को खड़े होकर बोलने लग गया भाई मैंने एक फॉर्मूला बनाया है,
मैंने फॉर्मूला बनाया, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, किताबों में छाप दो। तुम ऐसे किताबों में छाप दोगे क्या? पहले चेक करोगे कि सही है कि गलत है। तो चेक करने का तरीका क्या है? तो हम डायमेंशन की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? तो टू चेक व्हाट करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, एक रिलेशन को, एक फॉर्मूला को हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। दूसरा क्या? टू मेक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये लिखा है क्वांटिटीज, कहने का मतलब क्या है? टू मेक रिलेशन बिटवीन, रिलेशन मतलब फॉर्मूला, और सिंपल भाषा में कहेगा तो फॉर्मूला मेकिंग। आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, मतलब फॉर्मूले को चेक भी कर सकते हो, फॉर्मूले को बना भी सकते हो। और तीसरा एक एप्लीकेशन होता है टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, का मतलब फॉर्मूला मेकिंग। अब तीसरा हम करके देखेंगे तो मजा आएगा। तीसरा ये होता है कि भाई आप टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपसे कहता हूं कि भाई 25 किलोमीटर पर, ऐसे लिखता हूं सुनो मैं, कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो यूनिट है कैसा है? किलोमीटर में है, और टाइम कैसा है? घंटे में। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम डायमेंशन के हेल्प से। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने इंट्रोड्यूस किया है खाली कि हम क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, टू मेक रिलेशन, मतलब टू मेक फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। जैसे ये वाला किलोमीटर, हमें मीटर में जाना है, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम जा सकते हैं। तो पहले हम ये वाला स्टार्ट करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी प्यारे बच्चों? टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन और फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कभी ऐसे लिख दिया कि भाई एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहता है एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। कोई बंदा आया और एकदम से मुझे कह रहा है भाई ऐसी बात है, एनर्जी ना 1/2 mv² होता है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो चेक करके पता लगाऊंगा। तो चेक करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, हम एक लकीर खींचेंगे और बोलेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड, और यहां लिखेंगे हम राइट हैंड साइड, और हम कहेंगे देखो भाई अगर ये एनर्जी का फॉर्मूला है तो जो एनर्जी की डायमेंशन है हम निकालेंगे यहां पर डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अगर हम डायमेंशन देखें तो हम बोलेंगे वो होता है ml² T-2। मैंने लिखवाया था आपको, चेक करो। हमने कहा भैया जो देखो अगर हम एनर्जी की डायमेंशन की बात करें तो ml² T-2 है। अब राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो ये है कांस्टेंट, याद है आपको? और मैंने कहा था कांस्टेंट इज डायमेंशन लेस, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। तो ये खत्म हो गया। m की जगह पर क्या लिखोगे? m, और ये v फॉर वेलोसिटी, हाफ mv²। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है दर्शन? वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1। तो ये हो गया LT-1 का स्क्वायर। तो यहां m की जगह m, l की जगह पर l² और T-2। तो ये जो 2 है ना, 2 इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। तो हमने कहा अरे 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 अरे, जो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। क्या बात है सर, राइट हैंड साइड लेफ्ट, hence formula is dimensionally correct। जो आपका फॉर्मूला है वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट। क्या बात समझ में आ गया? तो इस प्रोसीजर को नोट कर लो। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हो जाए। देखो जैसे किसी ने लिख दिया एनर्जी जो होता है, एनर्जी वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको चेक करना है कि अभी तो एनर्जी था 1/2 mv², अब एनर्जी को तुमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। क्या बात है? फिर किसी ने मुझसे कहा कि एनर्जी ये भी होता है, एनर्जी होता है m इंटू जी इंटू हाइट, जहां m का मतलब तो मास है
जी का मतलब है एक्सेलरेशन, जी का मतलब क्या है एक्सेलरेशन, और एच का मतलब हाइट है। अब करके दिखाओ भाई कि ये सही है कि नहीं। चेक वेदर द फॉर्मूलाज आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। चेक करना है। आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन। देखो आपको चेक करना है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है, जहां एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होता है टाइम, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। बताओ ये सही है कि नहीं है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट कि नहीं, सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है, अगर ये बंदा डिस्टेंस है, अगर ये बंदा आर्म है, तो ये पूरे दोनों मिलकर क्या होंगे आर्म, और ये तीनों मिलकर क्या होंगे, क्योंकि आर्म इक्वल टू आर्म प्लस आर्म हो सकता है, मतलब तीनों का चेक करना आपको अलग अलग। तो अगर मैं इसका चेक करूं तो क्या आएगा आंसर बताओ, एल। इसका चेक करते हैं, u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टी, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, और इंटू में एक टी है, एक और टाइम आ गया, तो टाइम से टाइम कट गया, इसका भी एल आ गया। अब इसका निकालो अलग से, तो 1/2 होता है डायमेंशन लेस। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, एल टी माइनस टू, और टाइम का स्क्वायर, तो ये कट गया, इसका भी क्या आ गया एल। तो प्रूफ हो गया कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, फॉर्मूला दिया आपको, फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जहां फोर्स है एफ, एम है मास, वी है वेलोसिटी, आर है रेडियस। चेक करके बताओ कि ये सही है गलत। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे कमेंट में लिख के दिखाओ कि ये सही है कि गलत है, फटाफट रचित लिख के दिखाओ बेटा, सही है कि गलत है। यार बच्चों ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आएगा, क्यों, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू, मास का डायमेंशन क्या होता है एम, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल। सॉल्व करोगे यही दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, एक एल से एल कट जाएगा, एम एल टी माइनस टू आ जाएगा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड एप्लीकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सेकेंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने, मतलब एक एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने कि भाई चेक करो कोई सही है कि गलत है, चेक करना अभी क्या होगा। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला मेकिंग, या इसी का नाम होता है डिड्यूस फॉर्मूला, डिड्यूस फॉर्मूला, या इसी का नाम होता है डिराइव फॉर्मूला, डिराइव फॉर्मूला, या इसी का नाम होता है डिराइव रिलेशन, डिराइव रिलेशन बिटवीन। फॉर्मूला मेकिंग, या फिर डिड्यूस फॉर्मूला, या फिर डिराइव फॉर्मूला, या फिर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन। गॉट द पॉइंट। अब ये है हमारे पास, ये टॉपिक के नाम है हमारे। ये करने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि देखते हैं कि नहीं तुम्हारे पास। चलो, तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें आपको मिलेगी एक स्टोरी, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक स्टोरी। आपको स्टोरी को करना है डीकोड, डीकोड करके आपको डायमेंशन कंपैरिजन करना है। 3 स्टेप में काम होता है डायमेंशन कंपैरिजन। अब तुम लोग एक करके एक बताओ, हमें बताओ। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन ये है, मैंने बोला कि भाई यहां पर ना कोई पेंडुलम है, ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, कि भाई एक पेंडुलम है, पेंडुलम समझते हो, जो घड़ी के नीचे लटकता रहता है, और जो सिंपल पेंडुलम है, बहुत सिंपल पेंडुलम, उसका स्ट्रिंग है, लेंथ है एल, और जो इसका जो बॉब है, बॉब, बॉब का मास है एम। तो एक सिंपल पेंडुलम जिसके स्ट्रिंग का लेंथ है एल और बॉब का मास कितना है एम। अब जो ये सिंपल पेंडुलम है ना, ध्यान देना बच्चों, ये ना ऑसिलेट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, ऐसे ऐसे हिल रहा है पेंडुलम, ग्रेविटी की वजह से, जी की वजह से। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सुनते रहना बस।
ये स्टोरी है, स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके स्ट्रिंग का लेंथ है L, जो इसका बॉल है, जो बॉब है, उसका मास है M, और ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो हमसे बोला गया इसका जो टाइम पीरियड है, देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि मान लो पेंडुलम हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, हमारा पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ तो ऊपर जाएगा फिर यहीं पे आएगा, ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आपने ए से स्टार्ट किया तो ए पर ही कितनी देर बाद आओगे। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर कितनी देर बाद आओगे, उस टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन में लिखा होगा टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही सेम लिख के इनकी पावर आपको A, B और C माननी है पावर। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बता रहा हूं, रुक जाओ। थर्ड स्टेप में आप कंबाइन करोगे इनको, वेट करो सीख जाओगे, अभी बता रहा हूं, ऊपर भी दे रहा हूं मैं। इनको कंबाइन करेंगे तो टाइम बन जाएगा, देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब ये साइन हटाते हैं ना साइन, तो हमें K लगाते, फिर यहां पर LMG, LAMBGC, तो यही आपका आंसर है। लेकिन बस आपको ABC नहीं पता, तो ABC कैसे पता लगाते हैं समझा रहा हूं, देखो वो आपसे बोलेंगे, सिंपल भाषा में आपको करना है, आपको बोलना है भाई देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ T है, टाइम, तो मास 0 है, लेंथ 0 है, पर टाइम है 1। उसी टाइम पर अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में यह है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, K फॉर कांस्टेंट, और K का डायमेंशन नहीं होता, मैंने बताया था। फिर आपको लिखना है लेंथ, तो लेंथ की पावर क्या है A, मास की पावर कितनी है B, और G मतलब एक्सेलरेशन, याद है आपको, तो एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2 और उसकी पावर क्या है C। तो आपको पता लग गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा है कि मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है, और राइट हैंड साइड में ये सब चल रहा है। सुनते रहो, अभी मैंने करवाया नहीं है कुछ, अभी बस बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। तो ये LA हो जाएगा, और यहाँ से L का क्या आएगा, खोल देंगे चलो बाद में, ये LC हो जाएगा, और ये हो जाएगा T माइनस का 2C, C जो है -2 से और L से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर पावर में, तो यहाँ से मिल गया आपको L का A प्लस C, दिख रहा है आपको, बेस सेम पावर ऐड दिख रहा है, और मास का मिल गया आपको B, और टाइम का मिल गया आपको -2C। अब आप बोलोगे भाई साहब देखो आपने यहीं पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर है, लिखा है ना, तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे भैया देखो ऐसी बात है कि हम कर रहे पावर कंपैरिजन, पावर कंपैरिजन। अगर हम पावर कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर L जो है 0 है, और यहां पर L क्या है A प्लस C, क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो पावर भी क्या होंगे इक्वल। तो पहला आपको स्टेप लिखना है कि A प्लस C की वैल्यू 0 के बराबर है। दूसरा स्टेप आपको लिखना है कि मास की वैल्यू यहां पर क्या है 0, यहां मास की वैल्यू क्या है B, तो आप बोलोगे B भी 0 के बराबर होगा। और तीसरा यहां T की वैल्यू 1 है, यहां T की वैल्यू क्या है -2C, तो -2C 1 के बराबर, तो यहां से आपको C मिल जाएगा, C मिल गया आपको -1/2, B तो 0 ही है, C की वैल्यू यहां पुट कर दो -1/2 = 0, C की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो A कितना आ गया 1/2। क्या बात है सर, तो हमने A निकाल लिया, B निकाल लिया और C निकाल लिया। उस प्रकार से आपका जो ये फॉर्मूला है टाइम का वो एक कांस्टेंट है L की पावर A, तो L की वैल्यू थी A, L की पावर A का मतलब था 1/2, M की पावर थी B, तो M हो गया आपका 0, और G की पावर C था आपका -1/2, यही आपका आंसर है। अब तुम बोलोगे तो हमें टफ लग गया, हम तो डर गए, साइंस बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है।
धीरे 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 धीरे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, वो सेम क्वेश्चन ही है पर इस बार वर्ड्स फॉर्म में। हम आपको डिकोड करना सिखाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। आपको एक सिंपल सा पेंडुलम मानना है, हैविंग अ बॉब, उसके पास एक बॉब है, मतलब बॉल टाइप का है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स, जो ऑसिलेट करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ऑसिलेट करता है। फिर लिखा है सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड का साइन होता है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, पावर ए मानना है खुद से, मास ऑफ द बॉब, टाइम डिपेंड करता है मास ऑफ द पावर बी मानना है खुद से। फिर टाइम किस पे डिपेंड करता है बताओ मुझे पढ़ के, एंड पहले लेंथ पे डिपेंड करता है, फिर मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम डिपेंड्स अपॉन जी की पावर सी। लिखा है ड्राइव द डिड्यूस द फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशन। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा बताओ, मैं क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा। याद है आप लोगों को, के लिख दूंगा, टाइम इज इक्वल टू के एल की पावर ए एम की पावर बी जी की पावर सी। फिर अगले स्टेप में क्या करूंगा बताओ मुझे। अब डायमेंशन की बातें क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एम जीरो एल, के का डायमेंशन तो होता नहीं है, एल का हो गया ए, एम का हो गया बी और जी का हो गया एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की पावर सी। अब यहां से क्या करेंगे बताओ हम लोग, एल ए एम बी एल सी टी माइनस टू सी, और यहाँ क्या चल रहा है एम जीरो एल जीरो टी वन। आप क्या करोगे बताओ, कंपैरिजन, ताकि ए बी सी निकल जाए, क्योंकि ए बी सी हमने खुद से माना है ना। तो यहां पर हो जाएगा एल ए प्लस सी, बेस सेम पावर एड, एम बी और टी माइनस टू सी, एम जीरो एल जीरो टी वन। अब ए प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा बताओ, जीरो के बराबर। बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। कंपैरिजन करना है आप लोगों को, समझ में आ गया। तो क्या करोगे आप लोग इसको नोट करेंगे, कहाँ गया, इसको नोट करो और इस क्वेश्चन को भी नोट करना, समझे कैसे करना होता है, फटाफट नोट करो। ये कौन सा है हमारा फॉर्मूला मेकिंग। देखो लिखने के बाद आप इसको पढ़ना, अपने आप समझ जाओगे। देखो तरीका क्या है, तरीका फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो लिखा है वो पढ़ो। उसने बोला जो टाइम पीरियड है, टाइम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, तो ये टाइम हो गया, ये डिपेंड का साइन है, लेंथ इसकी पावर ए माननी है खुद से। फिर लिखा है मास पे डिपेंड करता है, मास एम पे, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर बी माननी। फिर ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ये लिखा है डिपेंड्स। देखो टाइम जो है ना डिपेंड्स करता है ऑन इट्स लेंथ कॉमा मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की पावर सी। फिर जब भी ऐसा करने के बाद आपको कंबाइन करना है, सबको कंबाइन करिए तो कैसे हो गया, एल एम जी सब साथ में आ गया, और ये जो साइन हटता है ना ये, उसकी जगह क्या आता है, कांस्टेंट। उसके बाद तो गेम खत्म ही हो गया। उसके बाद तो आपको बस टाइम की जगह पे लिख दिया हमने एम जीरो एल जीरो टी वन। टाइम में मास होगा ही नहीं, लेंथ होगा ही नहीं, सिर्फ टाइम होगा। और इधर क्या होगा, के तो कुछ होता ही नहीं है, इन सब का डायमेंशन लिख दिया बस, और लास्ट में डायमेंशन को इक्वल रख के एबीसीडी निकाल लिया पावर कंपैरिजन से, तो भाई ए प्लस सी जीरो के बराबर होगा। समझ में आया। और जब ए बी सी निकल जाएगा यहां जाके पुट कर देंगे, तो टाइम का फॉर्मूला बन गया। इसके ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे पर अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही है। जैसे एक क्वेश्चन मैं भी कराता हूं तुम्हें। क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में एक फोर्स होता है एफ। ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सुना आप लोगों ने, नहीं सुना कोई बात नहीं।
एक फोर्स है एफ, वो जो फोर्स है क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि जो फोर्स है फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्वेश्चन में दिया है फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, फिर लिखा है फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है रेडियस, फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। ये क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप खुद से ही मान लोगे इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, और जब कंबाइन करोगे, क्वेश्चन में लिखा होगा ऐसा कि एक फोर्स है जो मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इन सबको कंबाइन करना, तो एफ क्या आ जाएगा बताओ, कांस्टेंट, मास की पावर ए, रेडियस की पावर बी, वेलोसिटी की पावर सी। और फिर यहां से क्या करोगे बताओ, अब ए बी सी निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी -1, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इनकी क्या होगी बताओ, के की तो होगी नहीं, मास की होगी ए, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल की पावर हो जाएगी बी, और वेलोसिटी मतलब एल टी -1 की पावर सी। अब दोबारा यहां से एबीसी सॉल्व करना, ठीक है, ये होमवर्क है, जो ऑनलाइन में है मुझे कमेंट में लिख के बता देंगे कि एबीसी क्या निकल के आया, और क्या करोगे जब एबीसी निकल जाएगा तो क्या करोगे बताओ, इसके अंदर डाल देना, वही तुम्हारा फॉर्मूला होगा। तो ये होमवर्क है तुम्हारा। सब मेरे प्यारे बच्चों देखो लिखा है, क्या लिखा है कि इन यूनिफॉर्म, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों, लिखा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स, कि भाई एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कल में एक फोर्स होता है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंटर की तरफ, सर्कुलर मोशन में एक अंदर की फोर्स होता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। तो लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड पे, तो फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड की पावर ए। नहीं समझे मेरी बात को, अगर आप नहीं समझे तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कि जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, मतलब स्पीड पे डिपेंड करता है, फिर रेडियस पे डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करता है रेडियस ऑफ सर्कल पे, एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड डिपेंड करता है मास पे। तो हमें खुद से ए बी सी लगाना होता है, याद होगा आप लोगों को। फिर हम क्या करेंगे बताओ, हम इनको कंबाइन करेंगे, और जब मेरे प्यारे बच्चों हम इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या होगा, ये जो फोर्स है, मतलब कंबाइन करने पे क्या होगा बताओ, कंबाइन करने पे ये जो फोर्स है ऐसा बन जाएगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसी जगह पर क्या आएगा, के, स्पीड की पावर ए, रेडियस की पावर वी, और मास की पावर सी। और फिर हम डायमेंशन का यूज करेंगे, डायमेंशन का यूज कैसे करते हैं याद होगा, फोर्स की डायमेंशन लिख दो, एम एल टी -2, m1 l1 t -2। अब कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है, तो किसकी डायमेंशन लिखोगे बताओ, v की डायमेंशन, v मतलब स्पीड, एल टी -1 की पावर a, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l की पावर b, और m की पावर c। अब इसको शॉर्ट आउट करो, शॉर्ट आउट, तो ये जगह एल ए टी -a, कैसे इस a को हमने मल्टीप्लाई किया l पे भी और t पर भी, तो एल ए टी -a, फिर यहां पर हो गया एल बी एम सी। अब यहां से क्या होगा देखो, यहां से ये एल है, ये बेस सेम पावर ऐड, और ये t कितना है, t है -a, और m कितना है c, और यहां पर है m1 l1 t -2। अब यहां से हमें क्या करना है, ABCD निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताओ, a प्लस बी किसके बराबर है, -a किसके बराबर है, -2 के बराबर, t वाला ना, t का -a -2 के बराबर है, तो यहां से a आ जाएगा 2, और c किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो सब मिल गया, हमें a मिल गया, c मिल गया, b निकाल लेते हैं, a को 2 पुट कर दूं, प्लस b = 1, तो b = -1, तो b -1, a 2 और c 1, तो यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देंगे तो क्या बनेगा देखो, फोर्स इक्वल टू प्यारे बच्चों, k की जगह क्या रहेगा, v की जगह पर v की पावर कितनी 2, क्योंकि
ए जो है वो 2 है, आर की पावर बी, बी क्या, बी है -1 और एम की पावर 1। यही आपके फोर्स का फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो फोर्स इज इक्वल टू के, यहाँ एम है और ये वी स्क्वायर, और जो आर -1 है नीचे आ जाएगा, तो के एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पर ना बाई चांस एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ मैं, के की वैल्यू 1 लेने को कहते हैं 1, तो फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि के की वैल्यू को ना 1 माना गया है। चलो मैं लिख देता हूँ कि के की वैल्यू 1 लेना है आपको, क्वेश्चन में दिया होता है के का वैल्यू, तो टेक के इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 लेना है। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और हमने कर भी लिया। अभी 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम, फटाफट नोट कर लो। सो गाइज लेट्स हैव दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, कह रहा है कोई वेव है, हमें क्या मतलब है कि ट्रांसवर्स क्या होता है, हमें तो पढ़ा ही नहीं अभी। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ गिटार स्ट्रिंग, कि गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग की जो स्पीड है वो डिपेंड करता है टेंशन पे। टेंशन का मतलब होता है फोर्स। तो उसने पहली बात क्या बोली, सॉल्यूशन करते वक्त हम बोलेंगे भैया स्पीड डिपेंड किस पे करता है, फोर्स पे, जिसको हम टेंशन कहते हैं। यानी स्पीड डिपेंड्स अपॉन फोर्स की पावर ए मान लेते हैं, एंड मास पर यूनिट लेंथ। देखिए ये जो वर्ड है पर यूनिट, इसका मतलब होता है डिवाइड करना। क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। तो कह रहा है अगली बार जो स्पीड है वो डिपेंड करता है मास बाई लेंथ। मास को डिवाइड करो लेंथ से, m बाई एल की पावर कितनी हो जाएगी, b। तो स्पीड m बाई एल पे डिपेंड करता है। और बोला है कि भाई उसका सिंबल म्यू ऐसा कुछ होता है, यू टाइप का सिंबल, वो सिंबल भाड़ में जाए, हमें सिंबल से क्या मतलब भाई, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो और फिर उसने कहा कि भाई फॉर्मूला ड्राइव करो। हमने कहा अच्छा हमारे लिए कोई बड़ी बात है क्या। हम बोलेंगे देख दोस्त कंबाइन कर रहा हूं मैं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो कंबाइन करने पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बताओ, कांस्टेंट आएगा, एफ की पावर एफ ए आएगा, m बाई एल की पावर b आएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे भाई अब तो हम डायमेंशन यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t माइनस, ये तो होता है m0 l1 t माइनस 1। और इसकी डायमेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगी, फोर्स का होगा m l t माइनस 2 और पूरे की पावर a, m की पावर b, l की पावर b। क्या मेरी बात समझे आप, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये हो गया m0 l1 t माइनस 1 इक्वल टू, ये जो a है a वो सब पे लगेगा ना, तो ma la t माइनस 2a, क्योंकि ये a सब में लगेगा। फिर बगल में क्या चल रहा है, mb lb। फिर यहाँ से भी तो बहुत कुछ सॉल्व करना है, ये तो चल ही रहा है, m0 l1 t माइनस 1। यहाँ पर देखो m a है और यहाँ पर m क्या है b, तो a प्लस b हो गया। यहाँ पर l है a और यहाँ l क्या है, तो a माइनस b हो गया, क्योंकि नीचे है ना ये, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो और क्या बचा फिर, t माइनस 2a। अब करेंगे हम पावर कंपैरिजन। हम यहाँ से बोलेंगे a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और माइनस 2a किसके बराबर हो गया, माइनस, तो माइनस 2a माइनस 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। गलत, a की वैल्यू 1/2। गधो, माइनस से माइनस कट गया और ये 2 डिवाइड होगा 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू 1/2 है, और a 1/2 पुट कर दो यहाँ पे, प्लस b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो हमें दो ही तो निकालना था, a और b। तो a आ गया 1/2 और a को यहाँ पुट करके b आ गया माइनस 1/2। तो हम बोलेंगे भैया देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा,
वेलोसिटी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है के, फोर्स की पावर ए, तो फोर्स की पावर 1/2 और m/l की पावर माइनस का 1/2, यही हमारा आंसर है। इसको हम खोल के लिखे, ठीक से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, के, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ फोर्स लिख सकते हैं ना इसको। और ये क्या है, m/l माइनस का है, तो माइनस मतलब नीचे, m/l नीचे रूट, नहीं समझे मेरी बात को। देखो 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ऊपर ही रूट लगा दिया, पर ये माइनस में है तो नीचे लाके रूट लगा दिया, ठीक है। अब चाहो तो हम सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आंसर तो ये है हमारा, ये तो हम और आगे बढ़ा रहे हैं इसको। हम चाहे तो सिंबल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये कांस्टेंट है के, और टेंशन को हम टी लिख सकते हैं। फोर्स को क्या बोला था हमने, टेंशन, टी बोल सकते हैं। ये टेंशन यहाँ पे टी है, टी, और यहाँ m/l के लिए उसने क्या बोला है, म्यू, तो v इज इक्वल टू t/म्यू। जहाँ उसने बोला था m/l को क्या मानना है आपको, म्यू मानना है, म्यू बोलते हैं इसको, यू नहीं म्यू, म्यू। देखो तो इसने मास पर यूनिट लेंथ को म्यू बोला था, और फोर्स को हमने टेंशन बोला है ना। तो बस अब कुछ नहीं, देखो तुम्हारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं काट सकता। वो तो मैंने आगे आपको थोड़ा सा और एडवांस सिखा दिया, ये सब फ्यूचर में सीखोगे आप, इन चैप्टर्स में नहीं है ये सब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। तो क्या आप कोई भी क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो धीरे धीरे? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, तब जाके मेरे मन को तसल्ली आएगी। तो प्यारे बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट नाम के चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद द लास्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा थर्ड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन क्या था मेरे सुंदर बच्चों? यूनिट 1 यूनिट टू अनदर, ठीक है। तो थर्ड है हमारा 1 यूनिट टू अनदर। 1 यूनिट टू अनदर मतलब भाई किसी ने मुझसे बोला कि मेरे को ना बता 5 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैसे हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर सेकेंड में कितना होगा। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जंप करना है हमें। तो इसके लिए कुछ बातों को पहले याद कर लो, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। क्या याद करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है तो कुछ चीज़ें याद कर ले। एक होता है डाइन, मतलब वो लड़की वाला डाइन नहीं, लड़कियों में भी डाइन होता है ना। वैसे डाइन होता क्या है, मैंने सुना बहुत है, भूत। डाइन मतलब भूत, बंगाल में तो बहुत होता है। वो मूवी देखा है वो वाला, भूल करके था ना एक, मौज जी का, हाँ मीजो, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी बात कर रहे हैं हम। देखो डाइन, जो डाइन है एक यूनिट है, वैसे ही अर्ग होता है, अर्ग। ये सब 10th 11th में कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। डाइन और अर्ग ये दोनों बेचारे होते हैं सीजीएस यूनिट। अब तुम बोलोगे हमें सीजीएस नहीं पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ाया। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, और ये होता है ग्राम, और ये होता है सेकंड। तो ये होता है सीजीएस यूनिट। अब जो डाइन है किसके लिए होता है? डाइन यूज होता है फोर्स के लिए, और अर्ग यूज होता है एनर्जी के लिए। तो सीजीएस सिस्टम में हम फोर्स के लिए डाइन इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी के लिए अर्ग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब थोड़ी सी बात है, लेकिन न्यूटन की बात करें, न्यूटन और जूल, तो न्यूटन होता है आपका ऐसा यूनिट में, इसको हम एमकेएस बोलते हैं, एमकेएस, या फिर क्या बोल देंगे इसको, ऐसा यूनिट। ये एमकेएस होता है। एमकेएस मतलब मीटर, केजी और सेकंड। तो ये जो है ना न्यूटन जूल, न्यूटन होता है किसके लिए? फोर्स के लिए, और जूल होता है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए ऐसा यूनिट में हम जूल बोलते हैं, ऐसा यूनिट में हम फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट। और सीजीएस में ये होता है। अब तुम बोलोगे इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा। पहले आप नोट तो करो एक बार, फिर हम इसको इस्तेमाल करना सिखाएंगे, मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए
कोई भी यूनिट कन्वर्जन करना हो, अभी मैं करके बताऊंगा तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? जब करके बताएंगे तो हो रहा है। सुनो, तो जब भी कोई क्वेश्चन करना हो सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम, ये जब हम अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। फिर लिखना है आपको M1 L1 T1 N1, M2 L2 T2 N2, और एक फॉर्मूला याद रखना है N2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, और ये समझ में बाद में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। अब एक बात समझते हैं कि सर आपने बोला ठीक है एक फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम में जाना है, M1 L1 T1 लिखना है, M2 L2 T2 लिखना है, यहाँ N1 लिखना है, यहाँ N2 लिखना है, और फिर N2 निकालने के लिए, N2 मतलब सेकंड सिस्टम का वैल्यू निकालने के लिए हमें लिखना है N1, N2 में M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 और T2 की पावर C। अब मुद्दा ये है कि A B C कहाँ से निकालेंगे हम, A B C कहाँ से निकालेंगे? तो A B C निकालने के लिए आपको यूज़ करना है क्या? जैसे मान लो उसने बोला न्यूटन, तो आप समझ जाओगे क्या है ये, फोर्स। फिर आप तुरंत लिख दोगे ML_T-2। अगर क्वेश्चन में न्यूटन लिखा है तो बोलोगे आप फोर्स की बात कर रहे हो, तो ML_T-2, तो M1 L1 T-2, तो A 1 होगा, B 1 होगा और C -2। अब तुम बोलोगे सर इतना खिचड़ी पका दिया, करके दिखाओ। करके दिखाता फिर नोट करना। देखो जैसे मुझे क्वेश्चन आया कि भाई 1 मीटर हाउ मैनी सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन मुझे करने के लिए आया। तो पहला मेरा नियम क्या था सॉल्यूशन करने के लिए? नियम क्या है कि मैं क्या कर दूं बताओ? फर्स्ट सिस्टम, तो फर्स्ट है मीटर मतलब MKS, और जाना किस में है? सेंटीमीटर में, तो CGS। तो पहला वेरीफाई हो गया कि पहले लिखना है आपको फर्स्ट सिस्टम, फिर लिखना है सेकेंड सिस्टम। अगला स्टेप मैंने कहा था आपको यहाँ पे लिखना है M1 L1 T1 N1, यहाँ क्या लिखना है M2 L2 T2 N2, दिख रहा है? अब जो ये M1 है ये है MK, सुनते रहना बस। N1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल है इसका 1। पहले वाले सिस्टम में 1 दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरे वाले सिस्टम में हमें निकालना है। नहीं समझ में आया? बढ़ाया मैं सभी। अब ये ऑन है क्या, देखना है रेड आ रहा है। अगर M1 की बात करें हम, यहाँ पर M का मतलब क्या है? मास। अरे MLT में M का मतलब क्या होता है? तो मास हम लेते हैं किलोग्राम में, लेंथ लेते हैं मीटर में, और टाइम लेते हैं सेकंड में। तो 1 किलो 1 मीटर 1 सेकंड। क्योंकि ये सिस्टम कौन सा है? MKS में क्या होता है? मीटर सेकंड किलोग्राम। कंफ्यूज नहीं होना है। MLT में M का मतलब मास होता है। आप ये मत सोचना कि M का मतलब मीटर होता है, नहीं भाई। MLT के अंदर M का मतलब क्या होता है? मास। CGS सिस्टम में मास को लिखते हैं हम ग्राम में, तो 1 ग्राम लिख देंगे। लेंथ को लिखते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, और टाइम को लिख देंगे हम 1 सेकंड। मतलब हर क्वेश्चन में आपको डिक्टो ये सब लिखना है। अभी और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, वेट करो। तो सब कुछ हो गया हमारा। अब हम कहाँ पर आएंगे? बताओ N पे, N2 पे। तो N2 का मतलब क्या था? याद करो, N2 का मतलब क्या था? N1 इंटू में M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। अब N1 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है N1 की वैल्यू? 1। अब M1 है 1 किलो, फर्स्ट यूनिट है किलो, तो 1 किलो बाई M2 कितना है? 1 ग्राम, पावर A। L1 कितना है? L1 1 मीटर, L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर की पावर B। T1 कितना है? 1 सेकेंड। T2 कितना है? 1 सेकेंड, पावर C। देखो जब तक 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे आएगा नहीं, वेट करो बस।
अब ABC निकालना पड़ेगा, तो यहां से देख के निकालना। मीटर, यह है मीटर, क्या ये मीटर का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ की पावर 1, m की पावर 0, t की पावर, ये समझे क्या है वो मीटर, मीटर मतलब सिर्फ लेंथ। तो a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 1, c कितना हो गया, तो फटाफट पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 1। और किलोग्राम का मतलब पता है कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और नीचे तो ग्राम है ही, काट देंगे। और पावर कितनी है a मतलब 0। मीटर का मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है 1 सेंटीमीटर। और पावर क्या है b मतलब 1, b मतलब 1। फिर सेकंड कट गया 1, और पावर कितनी इसकी 0। तो देखो यहाँ से क्या आंसर आएगा, ये तो 0 है पावर, पूरा ख़त्म हो गया, 0 है पावर, पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ कितना बचा 100, कितना बचा 100। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 100 आ गया। यानी हमारा आंसर आ गया कि भैया 1 मीटर कितने सेंटीमीटर। क्या तुम्हें पहले से पता था ये, क्या बात है। तो ऐसे निकलता है, जो हम खड़े होके बोल देते ना 1 मीटर इतने सेंटीमीटर होगा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। टफ लगा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन, कि भाई 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताओ मुझे, कोई बच्चा बताओ मेरे साथ। लाइन के बाद प्यारे बच्चों मकस सजस, क्या बात है, MKS CGS। न्यूटन से डाइन में जाना है, न्यूटन है ऐसा यूनिट, MKS, और डाइन क्या है CGS। अगला स्टेप क्या है, M1 L1 T1 N1, M2 L2 T2 N2। अब N1 की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन को, और N2 की वैल्यू निकालनी है। अब MLT का मतलब क्या होता है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो मास किस में होता है किलोग्राम में, लेंथ किस में होता है मीटर में, टाइम किस में होता है सेकंड में। यहाँ पर CGS में मास किस में होता है ग्राम में, लेंथ किस में होता है सेंटीमीटर में, टाइम किस में होता है सेकंड में। बेटा ध्यान दो इधर, हीरो मत बनो अपने आप से। पहले देखो तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं धरती पे, एक टीचर और एक स्टूडेंट। टीचर अच्छा वो जो बच्चे को बेवकूफ़ माने, और स्टूडेंट अच्छा वो जो खुद को बेवकूफ़ माने। समझ में नहीं आई बात? अगर नहीं आई, टीचर अच्छा वो जो बच्चे को बेवकूफ़ माने। अगर हम बच्चे को बेवकूफ़ मानेंगे तो हम उसको बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, 0 से पढ़ाएंगे। जैसे तुम्हारे स्कूल के टीचर, जब तुम जाओगे ना 11th में पढ़ने स्कूल, तो पन्ना पलटेंगे और कहेंगे तुमने सब पढ़ रखा है, ये 10th में था, ये वाला 9th में था। पन्ना पलटेंगे, ऐसे बोलेंगे वो तुम्हें मानेंगे भगवान का अवतार कि तुम्हें सब आता है। और पन्ना ऐसे पलटेंगे वो, मैम ने लिपस्टिक लगाया, चैप्टर ख़त्म। इतनी देर में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो 2 चीज़ें सुनो, टीचर अच्छा वो जो बच्चे को बेवकूफ़ माने, और स्टूडेंट अच्छा वो जो खुद को बेवकूफ़ माने। खुद को बेवकूफ़ मानोगे तो सीखोगे, होशियार कभी नहीं मानना है। अब जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपको यहीं पे ध्यान देना है, क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप लिखने पे ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, और वो आपको जीवन भर हर्ट करेगा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको हर स्टेप समझाऊँ, है ना, तो आपको समझना भी चाहिए। चलिए, तो ये कहानी लिख ली। निकालना क्या है हमें, N2, कि भाई 5 न्यूटन कितना डाइन होगा, मतलब कितना CGS होगा। 5 ऐसा यूनिट कितना CGS यूनिट के बराबर होगा। हमने कहा अरे भाई N2 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, N1 M1 बाई M2 पावर A पावर B
T1/T2 पावर C। क्या बात है। अब N1 की वैल्यू कितनी है 5, मास है 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, पावर A। चलो ABC पहले निकाल लेते हैं ना, ABC निकाल लेते हैं। न्यूटन है, न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब MLT-2, A1 B1 C-2। तो पावर A की जगह पर क्या लिख दूँ 1। L1 कितना होगा मीटर, मीटर को लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर, खोल के लिख दो ऐसा, ठीक है चलो 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, पावर कितनी हो गई -1, -2। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना है 5 किलोग्राम का आएगा ऊपर 1000 और नीचे तो 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर 1। या मीटर का आएगा 100, सेंटीमीटर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है ना। तो 1 किलोग्राम और नीचे 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर नीचे 1 सेंटीमीटर। और ये सेकंड की पावर कुछ भी हो, कट गया ना ये 1 की पावर -2, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 की पावर कुछ भी हो कुछ नहीं होता, 1 की पावर कुछ भी हो ख़त्म हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और ये 1000 और 100 5 लाख, तो 5 × 10⁵। तो क्या निकल के आया, निकल के आया कि भैया 1 न्यूटन जो है आपका वो 5 न्यूटन जो है आपका, क्वेश्चन हमारा कितना है 5 न्यूटन। तो हमारा 5 न्यूटन 5 × 10⁵ डाइन के 5 न्यूटन 5 × 10⁵ डाइन के बराबर है। आंसर है ना N2 का ये। अच्छा अगर तुमसे बोले कि 1 न्यूटन बताओ भाई, 1 न्यूटन कितना होगा बताओ, 1 × 10⁵ डाइन। तो याद कर लेना कि 1 न्यूटन में इतने डाइन होते हैं, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। क्या बात समझ में आ गई सबको, पक्का पक्का। तो आई होप आप नोट करने के बराबर, अब आपकी सिचुएशन आ गई है कि आप नोट कर सकते हैं ना। फिर और भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट आप नोट करना स्टार्ट करो। कहाँ गया ये रहा, यहाँ से, कि किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका ये।